एक पुर्तगाली महिला को हम कुछ लोगों के साथ जंगल में देखते हैं जो कि दो डेड बॉडीज़ को बोरी में बंद करके ठिकाने लगाने जा रहे हैं। पहले वो लड़की की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। मीनवाइल दूसरी बोरी में बंद लड़का उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। वो सारे उस लड़के को ढूंढना शुरू कर देते हैं और फाइनली उन्हें जेम्स मिल भी जाता है। लेकिन जेम्स उस महिला को घायल करके वहाँ से भाग जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे हमें जंगल के कुछ आधे अधूरे से सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कीचड़ से निकलता हुआ आदमी, एक खोया हुआ सिपाही, एक आदमी जो लगातार पेड़ों पर कुछ ड्रॉ कर रहा है और 5 दोस्त जो जंगल में हंटिंग करने के लिए आए हैं और अनजाने में वो उस कीचड़ से निकले हुए आदमी को शूट कर देते हैं। इसके साथ ही सभी को तेज शोर सुनाई देता है। शोर के बंद होते ही वो सिपाही भागना शुरू करता है और अचानक किसी चीज़ को देखकर रुक जाता है और यहाँ से सीन सीधा आनंद पर शिफ्ट होता है, जो किसी चीज़ से डर कर अचानक आंखें खोलता है। आनंद इस समय हॉस्पिटल में है और उसकी वाइफ नीतू 8 मंथ प्रेग्नेंट है। वो नीतू के रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए हैं। आनंद केरल के कोची में रहता है और पुलिस में है। उसकी ट्रांसफ़र तमिलनाडु में हो चुकी है, जिसके लिए उसे नेक्स्ट डे निकलना पड़ेगा। आनंद थोड़ा परेशान है क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं और वो नीतू को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट डे आनंद अभी रास्ते में ही है कि उसे पता चलता है कि नीतू को कुछ दिक्कतों की वजह से हॉस्पिटलाइज़ किया गया है और डॉक्टर्स आज ही डिलीवरी करने वाले हैं। आनंद पहले वापस जाने का डिसाइड करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो डिलीवरी के टाइम तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए वो अपना सफ़र जारी रखता है और स्टेशन में ज्वाइन करके वापस आने की सोचता है। गाड़ी से जाते हुए आनंद लगातार नीतू को फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। ये देखकर उस सामने बैठा शख्स उसे अपना फ़ोन दे देता है कॉल करने के लिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि उसे बेबी गर्ल हुई है। वो बहुत खुश होता है। आगे थोड़ी दूर चलते हुए उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। ये आदमी वही है जो हॉस्पिटल में आनंद के जागने से जस्ट पहले हमें जंगल में भागते हुए दिखाया गया था और वो कुछ देखकर चौंक गया था, यानी वो सामने से स्पीड से आती हुई इस गाड़ी को देखकर चौंका था। आनंद उस टैक्सी वाले की मदद से उस घायल आदमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर उसकी मुलाकात एसआई एमजी अशोकन से होती है। वो उन्हें उस घायल आदमी पीटर जॉन्स के पास से मिला हुआ पर्स और उसका वॉकी टॉकी उन्हें हैंड ओवर कर देता है। एमजी अशोकन और आनंद बैठकर चाय पीते हैं और एक दूसरे के बारे में काफ़ी बातें भी करते हैं। बातें करते हुए एसआई को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उनके एक पुलिस ऑफिसर रेजी की कुछ लोगों के साथ झड़प हो गई है, इसलिए उन्हें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हम रेजी को देखते हैं जो कि थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है और वो उन लोगों को प्रतिबंधित एरिया में जाने से रोक रहा था, लेकिन वो लोग उसे अपनी पहुँच का रौब दिखाते हैं, इसीलिए रेजी उनको पीटना शुरू कर देता है और इसी हाथापाई के बीच में उन्हें जंगल में एक लाश मिलती है। अब तक आनंद और एसआई अशोकन भी वहां पहुंच चुके थे। एसआई रेजी को झगड़ा करने के लिए डांटते हैं और फिर जंगल में मिली हुई उस बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए कुछ सिपाहियों के साथ वहीं छोड़कर एसआई, रेजी और आनंद वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वापस जाते समय गाड़ी में रखे हुए पीटर जोन्स के हैंडसेट पर कोई मदद मांगता है। मदद मांगने वाले आदमी का नाम स्टीफन जॉर्ज है और वह जंगल में घायल पड़ा हुआ है और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका है, लेकिन एसआई उसे कहते हैं कि ये इलाका उनके अंडर नहीं आता है और इसीलिए वो अपने विभाग से मदद मांगे। एसआई उन्हें बताता है कि ये हेडसेट उनको उन्हीं के एक ऑफिसर जो उन्हें जंगल में दुर्घटनाग्रस्त मिला था उसका है। स्टीफन कहता है कि वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो अपनी टीम के साथ यहाँ आया था और अभी वही अकेला बचा है। वो किसी मंदिर के पास है और वो घायल है और इसीलिए वो 1 इंच भी वहाँ से नहीं हिल सकता। वो कहता है कि वो बाप बनने वाला है और वो अपने बच्चे को देखना चाहता है, इसीलिए वो उसे प्लीज़ आकर बचा लें। रेजी यहाँ पर एसआई को बताता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और हम इस इलाके के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए अंदर जाना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन आनंद उन्हें इंसानियत का वास्ता देकर और ये कहकर कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो शायद वो वहीं मर जाएगा और अपने बच्चे को कभी भी नहीं देख पाएगा, ये कहकर वो उन दोनों को जंगल के अंदर ले आता है। अब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें स्टीफन जॉर्ज अपनी टीम के साथ 4 बदमाशों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे कि रास्ते में वो बदमाश उन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से जंगल की ओर भाग जाते हैं। उनका पीछा करते हुए स्टीफन और उसकी टीम जंगल के अंदर आ जाती है। वो अलग अलग दिशाओं में उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो बदमाश स्टीफन की टीम में से 2 को मार डालते हैं। मुथुवेल स्टीफन को बताता है कि उसे यहाँ सब ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए उन्हें वापस चलना चाहिए। वो कहता है कि वैसे तो वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन इस जंगल के बारे में वो अपने बचपन से सुनता आया है कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जहाँ लोग अपने देवता की पूजा करते थे और जब से वो पूजा बंद हुई है चीज़ें यहाँ और भी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और तब से मान्यता है कि इस धरती पर एक भी बूंद खून की नहीं गिरनी चाहिए और ना ही ऊंची आवाज़ में बात होनी चाहिए। इस तरह वो बातें करते हुए एक मूर्ति के सामने पहुँच जाते हैं। स्टीफन ये कहकर कि ये सब पुरानी कहानियाँ हैं मुथुवेल की बात को टाल देता है
और वो बदमाशों को ढूंढना जारी रखते हैं। आगे उन्हें वो मिल भी जाते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करने पर मजबूरन स्टीफन को उन पर गोली चलानी पड़ती है। जैसे ही खून की बूंद ज़मीन को छूती है, उस जंगल का एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू हो जाता है और एक तेज़ आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है, जिससे बचने के लिए सभी अपने कानों को अपने हाथों से कवर कर लेते हैं। आवाज़ के बंद होते ही स्टीफन मुथुवेल को अपने पास ना पाकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। सीन यहाँ से कट होकर एसआई अशोकन, आनंद और रेजी पर शिफ्ट होता है, जो जंगल में स्टीफन को ढूंढ रहे हैं और उस जंगल के बारे में बातें करते हुए जा रहे हैं। अशोकन बताता है कि इस जंगल में काफ़ी लोग मिसिंग भी हुए हैं। सबसे पहला मिसिंग केस 1960 में आया था। एक पुर्तगाली महिला थी जिसके अपने पति का दूसरी महिला के साथ अफेयर था। जब उस महिला को ये बात पता चली तो उसने उन दोनों को जंगल में लाकर मार दिया और कुछ समय बाद वो पुर्तगाली महिला भी मर गई। और अब लोग कहते हैं कि उन तीनों की आत्माएं इस जंगल में घूमती हैं। अशोकन ये भी बताता है कि जब उसकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी तब उन दिनों उसे इस जंगल में एक हेडलेस बॉडी भी मिली थी। सर ना होने की वजह से उस बॉडी की पहचान नहीं हो पाई। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि ये बॉडी उसी पुर्तगाली महिला के पति की है जो 80 साल पहले मरा था। इस तरह से बातें करते हुए वो उस प्राचीन मूर्ति तक पहुँच जाते हैं। अशोकन, जो कि जंगल आने से पहले कई बार पेरुमलाई स्टेशन के एएसआई को कॉल कर रहा था, लेकिन बिजी होने की वजह से वो अब कॉल करते हैं। अब अशोकन सारी स्थिति उनको समझाता है कि उनके ही डिपार्टमेंट का एक आदमी स्टीफन जंगल में फंसा हुआ है और इसके चलते उन्होंने उन्हें बहुत बार इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया। इसीलिए वो अपनी टीम के साथ जंगल में स्टीफन को बचाने के लिए आ चुके हैं। जब एएसआई को पता चलता है कि वो लोग उस एंशिएंट मूर्ति के आसपास हैं तो वो उन्हें जल्दी से उस जंगल से निकलने की हिदायत देता है और वो साथ में उन्हें ये भी बताता है कि स्टीफन नाम का कोई भी आदमी उनके पुलिस स्टेशन में अपॉइंटेड नहीं है। लेकिन जब वो लोग एएसआई को उस जंगल में फंसे हुए आदमी का पूरा नाम स्टीफन जॉर्ज बताते हैं तब एएसआई को ध्यान आता है कि 26 मई 1994 को स्टीफन जॉर्ज मुथुवेल और उसकी टीम जंगल में लापता हो गई थी और उनका आज दिन तक कोई पता नहीं चला। एएसआई उन लोगों को समझाता है कि वो जितना जल्दी हो सके उस जंगल से बाहर निकले, क्योंकि वो जंगल बहुत खतरनाक है और आज दिन तक जो भी उस जंगल में गया है वापस नहीं लौटा। अब ये सुनने के बाद अशोकन, आनंद और रेजी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करें। रेजी डिसाइड करता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन आनंद अशोकन से कहता है कि हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें या जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उस पर विश्वास करें। रेजी वहाँ से गुस्से में वापस मुड़ जाता है और आनंद और अशोकन स्टीफन को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस दौरान वो स्टीफन से बात भी करते रहते हैं। स्टीफन बताता है कि वो किसी बड़े से पेड़ के नीचे है और यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है जिससे टकराने पर वो नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। और वो कहता है कि ये बॉडी किसी पुलिस वाले की है जिसकी प्लेट पर एमजी अशोकन लिखा हुआ है। ये सुनकर वो दोनों शॉक में आ जाते हैं। वहीं उन्हें वो बड़ा सा पेड़ भी दिख जाता है जिसके पास जाकर उन्हें और भी बड़ा शॉक लगता है। अब वो स्टीफन से पूछते हैं कि आज कौन सा डे और ईयर है। जब वो बताता है कि उसका कॉल टाइम ख़त्म हो रहा है और आज 26 मई 1994 है, तो ये सुनकर आनंद और अशोकन का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उन दोनों के सामने उस पेड़ के नीचे दो लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। अब इसके आगे आनंद स्टीफन से और कुछ पूछ पाता कॉल टाइम ख़त्म होने की वजह से उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और उनका संपर्क स्टीफन से टूट जाता है। एट द सेम टाइम अशोकन को हॉस्पिटल से एक कांस्टेबल की कॉल आती है। वो अशोकन को बताता है कि पीटर जोन्स ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है और उसकी फैमिली वाले हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आए हैं। और अजीब बात यह है कि जो लेडी अपने आप को पीटर की वाइफ बता रही है वो लगभग 50 साल की है और पीटर अभी 30 साल का ही है। लेकिन जब उसके फैमिली वालों ने पीटर का वोटर कार्ड दिखाया तो उसमें उसकी बर्थ ईयर 1959 का है, जो कि बहुत शॉकिंग है। और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अब ये सुनकर अशोकन उन्हें थोड़ी देर में फ़ोन करने के लिए कहता है। अभी वो दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि अशोकन को एक और कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि रेजी को जो बॉडी जंगल में मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि रेजी की ही है। अब ये सुनकर अशोकन कांस्टेबल पर भड़क जाता है, क्योंकि जब वो लाश मिली थी तो रेजी भी उन्हीं के साथ था, तो ये रेजी की लाश कैसे हो सकती है। लेकिन कांस्टेबल कहता है कि पहले उन्हें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उसके पास से मिला आइडेंटिटी कार्ड, उसकी रिंग, उस बॉडी का फेस सब रेजी सर से मैच हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम रेजी को देखते हैं जो कि जंगल में भटक चुका है और एक दलदल में फंस गया है और वहाँ से वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। आवाज़ सुनकर अशोकन और आनंद उसे बचाने के लिए उस जगह पहुँच जाते हैं। वो दोनों रेजी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। इस दौरान रेजी को हल्की सी खरोंच आ जाती है
जिसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब खून की बूंद धरती को छूती है तो जंगल का एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हो जाता है और एक तेज़ आवाज़ उनके कानों में गूंजती है। आवाज़ को बंद करने के लिए अशोकन अपनी पिस्टल से फायर कर देता है। अगले ही पल हम आनंद को देखते हैं जो अकेला है और एक सुनसान जगह पहुंच चुका है, जहां उसे वो पुर्तगाली महिला और जेम्स की हेल्पलेस बॉडी दिखती है। जैसे ही पुर्तगाली महिला अपनी गन से फायर करती है, वो फिर से किसी और जगह पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका छोटा भाई गुम हो गया है। वो उसे दिलासा देता है कि वो उसके भाई को ढूंढ देगा और उसको ढूंढने के लिए वो जंगल में आगे बढ़ने लगता है। कुछ कदम चलते ही उसे आगे अशोकन की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस पर एक बदमाश पीछे से आकर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे तैसे उससे फ्री होकर वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है, आगे वो देखता है कि पीटर जोन्स पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद ये देखकर पीटर को बचाने के लिए भागता है कि सामने से स्टीफन जोन्स उसे देख लेता है और आनंद पर बंदूक तान कर वो उसके बारे में उससे पूछता है। जब आनंद बताता है कि वो भी पुलिस वाला है, तो स्टीफन उसे बताता है कि उनकी बस से आरोपी फरार होकर इस जंगल में आ गए हैं और वो उन्हें खोज रहे हैं। ये सब देखकर आनंद समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वो स्टीफन से आज का डे और ईयर पूछता है। स्टीफन उसे बताता है कि आज 26 मई 1994 है। ये सुनकर आनंद सन्न रह जाता है। इतनी देर में मुथुवेल चिल्लाते हुए उन तक पहुंच जाता है क्योंकि आरोपी उसके पीछे लगे हुए थे। स्टीफन उन बदमाशों में से एक पर गोली चला देता है। खून की बूंद जब धरती पर गिरती है, वहाँ पर एक तेज आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बंद होते ही आनंद खुद को फिर से एक अलग जगह पाता है। इस बार आनंद अपने सामने एक ऐसे आदमी को देखता है जो लगातार पेड़ों पर आकृतियाँ बनाते जा रहा है। आनंद को वहीं पीटर जोन्स भी दिखाई देता है। वो आदमी आनंद को देखकर उससे पूछता है कि वो कौन है। तभी वहाँ पर एक गोली की आवाज़ से आनंद खुद को फिर से 1960s में पाता है, जहाँ वो देखता है जेम्स उस पुर्तगाली महिला को स्टैप करके वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन आगे उसे उस महिला के आदमी पकड़ लेते हैं, जहाँ उनके बीच में हुई मुठभेड़ में गोली चलती है और फिर आनंद अगले ही पल अपने आप को अलग जगह पाता है। इस बार आनंद के सामने वो पेड़ों पर आकृतियां बनाने वाला आदमी था। वो अभी भी आकृति ही बना रहा था। आनंद को देखकर वो आदमी कहता है कि वो उसे डरा हुआ सा लग रहा है, लेकिन उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस जंगल में भूत प्रेत नहीं घूम रहे हैं। और वो आदमी आगे कहता है कि वो यही जानना चाहता है ना कि इस जंगल में आखिर क्या हो रहा है और मैं कौन हूँ। वो कहता है कि आपने इस जंगल में जब प्रवेश किया था तब आपने एक मूर्ति देखी होगी जिसका सिर कौवे के आकार का है, लेकिन एक चीज़ आपने और भी ध्यान दी होगी कि इस जंगल में कोई भी कौवा नहीं है। इस जंगल में जो भी समस्याएं हो रही हैं, अगर सटीक रूप से कहें तो जब पुर्तगाली पहली बार यहाँ आए थे तब से होना शुरू हुई हैं। उससे पहले एक विशेष जनजाति इस मूर्ति की पूजा करती थी। इस मूर्ति के चारों ओर गोल गोल घूमकर वो अपनी सुख समृद्धि की कामना करते थे और गर्भवती औरतें अपने बच्चों की खुशहाली के लिए कौवों को खाना खिलाती थी। उस समय का पुर्तगाली शासक लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो था। वो एक तर्कशील शासक था और वो यहाँ पर प्रचलित मान्यताओं को ख़त्म करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग केवल राजा की ही जय जयकार करें, और इसके चलते उसने सारे पूजा घरों को नष्ट कर दिया और उन मंदिरों की मूर्तियों को उसने बाहर भेज दिया। और जब उसे जंगल में बसी इस विशेष जनजाति और उसकी पूजा शैली के बारे में पता चला, तो वो अपनी सेना के साथ यहाँ भी पहुँच गया। यहाँ के लोगों ने उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो उस मूर्ति को वहाँ से लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसके सारे लोग मिलकर भी उस मूर्ति को ज़रा भी हिला नहीं पाए। इससे क्रोधित होकर राजा ने वहाँ के लोगों को मार डाला और जंगल के कौवों को जला डाला। वो आदमी आगे बताता है कि लोग उस देवता की सुख समृद्धि के लिए पूजा करते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस देवता का समय पर भी अधिकार है। उस राजा और उसके लोगों को उस जंगल में आने के लिए 1 घंटा लगा, लेकिन वो बाहर जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और आज भी इस जंगल में भटक रहे हैं। उस नरसंहार के बाद से जो देवता बहुत शांत था, वो एकदम से उग्र हो गया, और उसके बाद अब जब भी इस मिट्टी पर खून की एक बूंद भी गिरती है या आवाज़ निश्चित सीमा से ऊपर जाती है, तो यहाँ का समय विकृत हो जाता है। आगे वो आनंद को कहता है कि जो भी लोग उसने यहाँ पर देखे हैं वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि वो सभी समय चक्र के विभिन्न भागों में फंसे हुए हैं, यानी कि वो अलग अलग लूप में फंसे हुए हैं। अब आनंद उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे जानता है। तो वो आदमी बताता है कि वही वो आदमी था जो पुर्तगाली सेना को यहाँ लेकर आया था और उसने इन लोगों को धोखा दिया, यानी कि वो पुर्तगाली सेना का एक जासूस था और इस पूरे विनाश की एक मुख्य वजह। और वो उसे बताता है कि इस लूप से निकलने का एक ही उपाय है कि जो घटना हम सबको यहाँ लेकर आई है वो दोबारा होनी नहीं चाहिए।
तभी वो यहाँ से निकल सकते हैं। आनंद को रेजी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कीचड़ में फंसा हुआ है। ये सुनकर आनंद उसकी ओर भागता है। जब आनंद वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उस समय का आनंद और अशोकन रेजी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे पहले हो चुका है। जैसे ही खून की बूंद धरती पर गिरती है तो तेज आवाज़ से बचने के लिए अशोकन पहले की तरह हवा में फायर करता है, जिससे कि फिर से आनंद 1960 में पहुंच जाता है। लेकिन अब वो उसे पता था कि वहाँ से कैसे निकलना है, इसीलिए वो ज़ोर से चिल्लाता है और खुद को घायल करता है। इस बार आनंद जब आंखें खोलता है तो वो रेजी को भागते हुए देखता है जो कीचड़ से खुद ब खुद बाहर निकल आया था। आनंद उसे पीछे से बहुत आवाज़ें देता है लेकिन वो नहीं सुनता और आगे भागते रहता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में हंटिंग के लिए आए हुए 5 दोस्त जब किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं तो बिना देखे गोली चला देते हैं, जिससे कि रेजी की वही मौके पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर लूप में फंसे हुए पीटर जोन्स पर फिर से बदमाश हमला कर देते हैं। इस बार आनंद समय पर पहुंचकर उसे बदमाशों से बचा लेता है और उन्हें वहां से भगा देता है, और वो पीटर को किसी भी हालत में गोली चलाने से मना करके आनंद वहां से चला जाता है। आगे आनंद को स्टीफन मिलता है। वो स्टीफन को इस जगह को छोड़कर वहां से जाने के लिए कहता है। जब स्टीफन नहीं मानता और वो कहता है कि वो बदमाशों को लेकर ही यहाँ से जाएगा, तो अब आनंद उसे बताता है कि अगर वो आज नहीं गया तो वो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगा। अब आनंद उसे बताता है कि उसकी माँ का नाम सेतु लक्ष्मी है और उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। उसके पिता इसी जंगल में आए थे 30 साल पहले और फिर कभी वापस लौट कर नहीं गए। लेकिन उसे अब सब समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था, और वो साथ में कहता है कि उसके पिता का नाम स्टीफन जॉर्ज है। अब आनंद उसे अपने पिता स्टीफन जॉर्ज की फ़ोटो दिखाता है जो कि खुद स्टीफन ही है। ये देखकर स्टीफन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब आगे आनंद उसे बताता है कि अब पुलिस का एक अधिकारी चिल्लाते हुए आएगा क्योंकि उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं और आप उन पर गोली चला दोगे, जिससे कि ये लूप फिर से शुरू हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, लेकिन इस बार आनंद समय रहते उन गुंडों को भगा देता है और कोई खून खराबा नहीं होता। और वो स्टीफन को समझाता है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और इस वक्त उनकी प्रायोरिटी इस जंगल से निकलने की होनी चाहिए, और वो इन गुंडों को तो फिर भी पकड़ सकते हैं। इसलिए वो उनकी टीम के सारे लोगों को बुलाते हैं और उस जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे वो जिस भी रास्ते से जाएं, वो वापस उस मूर्ति के पास ही पहुंच जाते। अब आनंद को उस आदमी द्वारा पेड़ों पर बनाई गई उस सर्कुलर आकृति का ध्यान आता, इसीलिए वो उस जगह से सर्कल में निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच वो बदमाश स्टीफन की टीम के मेंबर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। वो स्टीफन पर भी हमला करते हैं लेकिन आनंद उन्हें बचा लेता है। पीटर जॉन्स और आनंद उन 4 में से 3 गुंडों को मार डालते हैं, लेकिन अभी भी एक बचा था जो आगे चलकर स्टीफन पर हमला कर देता है। पीटर जॉन्स उस गुंडे को शूट करने ही वाला था कि आनंद उसे रोक लेता है और वो गुंडा वहां से भाग जाता है। स्टीफन के घाव में से खून जब धरती पर गिरता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होता है और तेज आवाज़ सुनाई देती है, और अब वो तीनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसकी ओर तेजी से भागते हैं। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स उन्हें बताता है कि आज 26 मई 1994 है। ये सुनकर आनंद स्टीफन और पीटर जोन्स को उस गाड़ी में बिठाकर भेज देता है और वो खुद जंगल में जाकर उस मूर्ति के सामने खुद को शूट कर लेता है। इस बार जब वो आंखें खोलता है तो वो हॉस्पिटल में अपने पिता के साथ था, जहां वो अपने फादर के साथ अपनी नवजात बच्ची का वेलकम करता है। आगे हम देखते हैं कि आनंद की ट्रांसफ़र तमिलनाडु में हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ जा रहा है। रास्ते में उसे एमजी अशोकन मिलता है। अशोकन उससे वैसे ही बात करता है जैसे वो पहले मिले थे। अब आनंद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सामने एक घायल लड़की पड़ी थी, उठाकर वो हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। आनंद उसके घर वालों को फ़ोन करने के लिए उसका फ़ोन लेता है, लेकिन उसके वॉलपेपर पर अपनी उसके साथ फ़ोटो देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि ये उसकी ही बेटी थी। वो लड़की उसे पापा कहकर उसी की गोद में दम तोड़ देती है। अब गाड़ी रुकवाकर आनंद पहले नीतू को फ़ोन करके अपनी नवजात बच्ची का हालचाल पूछता है। जैसे ही वो जंगल में देखता है, उसे लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो अपने सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ दिखता है। अब वो समझ जाता है कि इस लूप को तो तोड़ने के लिए एंटोनियो के आक्रमण को रोकना पड़ेगा। तो क्या वो अब जंगल में जाएगा? इस सस्पेंस के साथ ही हमारी मूवी का एंड यहीं हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। नमस्ते।